Good morning students, I am Seema Saroya, your SST teacher. Today we will start our geography chapter manufacturing industry. Okay, so what do you mean by manufacturing industry? इससे पहले आपने पढ़ा होगा कि हमारे 3 इकोनॉमिक सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। और आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे अबाउट द सेकेंडरी सेक्टर, जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या करती है, प्राइमरी सेक्टर से जो आपके पास रिसोर्सेज आते हैं उनको कन्वर्ट करेंगे इनटू यूजेबल प्रोडक्ट, फाइनलाइज्ड प्रोडक्ट। तो देखो पहली स्लाइड में आपने देखा होगा कि यहाँ पर आपका जो प्राइमरी सेक्टर है ना, प्राइमरी सेक्टर बेसिकली क्या प्रोवाइड करते हैं आपको, रॉ मटेरियल। प्राइमरी सेक्टर आपको प्रोवाइड करेंगे रॉ मटेरियल, ठीक है। तो हर एक चीज़ जो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है वो किस में आएगी, आपके प्राइमरी सेक्टर में। देन उसके बाद इसी रॉ मटेरियल से हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे अपना प्रोडक्ट, जो किस में आएगा, आपका सेकेंडरी सेक्टर में। अब आपका सेकेंडरी सेक्टर में जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड हुआ है वो कहाँ पर जाएगा, आपका सर्विस सेक्टर के थ्रू ट्रांसपोर्ट हुआ जाएगा थ्रू आउट द कंट्री, जहाँ पर भी इसकी रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर भी इसको हमें आगे यूज़ करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन, जिसमें आपका प्राइमरी सेक्टर, रॉ मटेरियल, एनी रिसोर्स, एनी फील्ड विच इज़ प्रोवाइडिंग अस विद द रॉ मटेरियल इज रिगार्डेड एज प्राइमरी सेक्टर। तो इसमें आपकी फिशिंग आएगी, एग्रीकल्चर, ठीक है, आपकी माइनिंग एक्टिविटीज़, ये सब आपके प्राइमरी सेक्टर में ही आएंगी। और फिर जब हम इन रिसोर्सेज को जो हमें नेचर से मिली हैं इनको कन्वर्ट करेंगे किस में, यूजेबल प्रोडक्ट में, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चर सेक्टर। अब आपका ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का नाम कैसे आया, बिकॉज हम उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इनटू यूजेबल प्रोडक्ट। देन इसके बाद डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। हम यही कर रहे हैं, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, वी आर प्रोड्यूसिंग मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट फ्रॉम प्राइमरी रिसोर्सेज एंड दिस इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। क्योंकि आपका जो फाइनलाइज्ड प्रोडक्ट कौन आपको प्रोवाइड करेंगी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। एंड मैन्युफैक्चरिंग बिलोंग्स टू सेकेंडरी सेक्टर। हर सेक्टर जो आपको फाइनलाइज प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा तो वो क्या रिगार्ड किया जाएगा, एज अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर सेकेंडरी सेक्टर। देन नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। वाई मैन्युफैक्चरिंग इज इम्पॉर्टेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बात पता होगी, हमारी कंट्री एक एग्रो बेस्ड कंट्री है, एग्रीकल्चर। वी यूज टू प्रोड्यूस मोर रॉ मटेरियल, है ना, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग हमारी कंट्री में ज़्यादा नहीं होती है। ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एक मेन सोर्स है इनकम का, तो वो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं। क्लियर? तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि वाई मैन्युफैक्चरिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? सबसे पहले ये आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी आता है, 5 मार्क्स में भी आ सकता है ये, कि अकॉर्डिंग टू यू वाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। तो हम इसको आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट। व्हाई? फर्स्ट पॉइंट, मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। अभी आप पहले के टाइम पे देखो, रिकॉल करो अपने आप को, बिल्कुल, है ना, वहाँ पे प्राइमरी एग्रीकल्चर कैसे क्या करते थे, है ना, या तो वो अपने प्लगिंग सिस्टम, टिलिंग सिस्टम, दे यूज टू डू ऑल द वर्क मैनुअली, हाथ से सारा काम किया करते थे। लेकिन आज क्या है, ज़माना बहुत मॉडर्नाइज हो चुका है। हम क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके एग्रीकल्चर को काफ़ी ईजी वे में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, जो हमें बहुत सारे रॉ मटेरियल्स जो हम इनको प्रोवाइड करते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं यूजेबल प्रोडक्ट में। आपके तो सबसे आपका पहला पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हेल्प्स इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। सेकंड पॉइंट इसमें आपका क्या आएगा, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर इनकम बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। इनिशियल टाइम में क्या था कि जितने भी हमारे कंट्री के पीपल थे दे वर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, खेती बाड़ी का काम करेंगे तभी उनके घर में हम कह सकते हैं इनकम थोड़ी बहुत आएगी। लेकिन अब जैसे जैसे हमारी कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज इंक्रीज होती जा रही है, तो वही इंडस्ट्रीज उन्हीं लोगों को जॉब भी प्रोवाइड कर रही है ताकि उनके घर में इनकम और ज़्यादा इंक्रीज हो सके। हमारी कंट्री में क्या है, बहुत ज़्यादा ना हम कह सकते हैं छुपी हुई रिक्रूटमेंट है, कि हाँ हम कहते हैं कि यहाँ पर हम खेती बाड़ी में काम कर रहे हैं लोग, लेकिन जिस खेत में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये आपका एक एग्रीकल्चर फील्ड है, इसमें सिर्फ 3 ही पीपल रिक्वायर्ड हैं, लेकिन यहाँ पर पूरी फैमिली, आप कह सकते हो 20 मेंबर्स की पूरी फैमिली काम कर रही है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि इनकम तो कुछ इंक्रीज ही नहीं हो रही है, क्योंकि जो काम 3 लोग कर सकते हैं वो काम 20 पीपल कर रहे हैं।
तो इससे उन लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस है। इसी वजह से उनका जो लाइवलीहुड है, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। लेकिन बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ग्रोथ इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, क्या हो रहा है कि हमारे जो पीपल आपके एग्रीकल्चर में ही डिपेंडेंट थे, उनकी डिपेंडेंस अब उसमें कम होकर किसकी तरफ जा रहे हैं वो जा रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर या फिर टर्शियरी सेक्टर की तरफ। देन इसके बाद आपका थर्ड इसमें पॉइंट क्या आता है, इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपकी कंट्री में इंक्रीज होता है, आपकी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इंक्रीज होती हैं, तो क्या होगा बच्चों, ये होगा कि आपकी कंट्री में बहुत डिमांड आएगी रिक्रूटमेंट की। लोग चाहेंगे कि हर इंडस्ट्री में उनके वहाँ पर एम्प्लॉयज़ आए, काम करें। तो इससे क्या हो सकता है कि हमारी कंट्री में अगर प्राइमरी सेक्टर से लोग स्विच करते हैं सेकेंडरी सेक्टर में, तो उनकी इनकम इंक्रीज होती है, जिससे हमारी कंट्री में जो गरीबी है वो बहुत लेवल में कम होने के चांसेस हो जाते हैं। तो अभी तक हमने 3 पॉइंट पढ़े इसके अंदर, वाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इज रिगार्डेड एज द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट। तो सबसे पहले आपका पॉइंट क्या था, मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करा है बाय द इंस्ट्रूमेंट विच आर वी आर गेटिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। Then second आपका reduce dependence on agriculture income because the people are shifting their job to secondary and tertiary sector. Third, eradication of unemployment. अगर वो अपनी जॉब स्विच करते हैं फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी और टर्शरी, तो ऑब्वियसली उनके पास एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा तो गरीबी कहीं ना कहीं कम हो जाएंगी। देन नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ, ब्रिंग्स डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज बाय एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रीज इन ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज। ठीक है, पहले अगर आपने देखा हो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था, उसमें जो आपके ट्राइबल पीपल्स हैं वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट में ही एक पर्टिकुलर एरिया को कट करेंगे, उसको बर्न करेंगे और फिर उसी के एशेस में दे यूज्ड टू सो देयर क्रॉप्स, है ना। तो ये बहुत ही प्रिमिटिव सा मेथड था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हम उन जगहों पे जहाँ पर पहले ट्राइबल पीपल रहते थे या फिर हम वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विलेजेस थे, वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ को स्टैब्लिश कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज प्रेजेंट ओवर देयर। वहाँ पर नियर बाय आपके रिवर रिसोर्सेज प्रेजेंट है, आपके दूसरे मिनरल रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं। अगर हम वहाँ पर इंडस्ट्री स्टैब्लिश करते हैं तो उनके आसपास के लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल में आपकी हुगली रिवर है, उसी के आसपास सारी जूट इंडस्ट्रीज सिचुएटेड हैं। 2 किलोमीटर के अंदर कम से कम 169 जूट इंडस्ट्रीज प्रेजेंट है। अब क्या होता है कि हुगली रिवर से वाटर रिसोर्सेज बहुत ईजिली उनके पास अवेलेबल है, नियर बाय रानीगंज इंडस्ट्री से उनको कोल ईजिली अवेलेबल है, तो वहाँ पर वो इंडस्ट्री काफ़ी सही तरीके से इस्टेब्लिश्ड है, विलेज एरिया है। तो आसपास के लोगों को क्या मिलता है कि वहाँ पर डेवलपमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। जो पहले आपके रूरल एरियाज़ में आते थे वो अब धीरे धीरे कन्वर्ट होते जा रहे हैं अर्बन एरियाज़ में। तो हम ये चीज़ इसमें कह सकते हैं, बाय इस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज़ जो आपके ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज़ हैं वो आगे जाके क्या हो रहे हैं, डेवलप्ड हो रहे हैं। क्योंकि अगर वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ आएंगी तो इंडस्ट्रीज़ के साथ वहाँ पर आपके इंजीनियर्स भी आएंगे काम करने के लिए, उनके साथ स्किल लेबर भी आएंगे, अनस्किल्ड लेबर्स भी आएंगे, तो वहाँ पर उनको घर भी बनाना पड़ेगा रहने के लिए, है ना। मॉडर्नाइजेशन होगा वो एरिया, देन घर बनेंगे तो वहाँ पर उनकी फैमिली भी रहेगी, देन वहाँ पर उनके स्कूल्स भी बनेंगे, डिस्पेंसरीज भी बनेंगी। तो अपने आप जो आपका एक रूरल एरिया था वो क्या होता जा रहा है, कन्वर्ट होता जा रहा है आपका एक अर्बन एरिया में। तो आपका ये फोर्थ पॉइंट था, ब्रिंग्स डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज। अब हम ये कह सकते हैं कि जो पहले आपके बिल्कुल ही रूरल एरियाज था वो किस में कन्वर्ट होता जा रहा है, अर्बन एरियाज में। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग्स मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। हमारी कंट्री से हम जो भी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट बनाएंगे, हम दूसरी कंट्री, हम कोशिश करेंगे ये चीज़ है ना कि इतनी अच्छी उनकी क्वालिटी हो कि हम दूसरी कंट्रीज में उनको एक्सपोर्ट करें, जैसे चाइना करता है ना। चाइना के हर मटेरियल, आप कोई भी, आपके पास कोई भी सामान भी होगा ना, चाहे वो आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज ही क्यों ना हो, उसमें क्या लिखा होता है नीचे, मेड इन चाइना, तो उसको काफ़ी इनकम भी मिल रही है। लेकिन ऐसे हम भी चाह सकते हैं, हम भी अपने कंट्री के अंदर जो हमारे रिसोर्सेज प्रेजेंट है उनको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं दूसरे फाइनलाइज प्रोडक्ट में, और उनको हम दूसरी कंट्रीज़ में क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर उससे हमारी कंट्री में क्या मिलेगा, हमें पैसा, है ना। तो इससे हमें क्या मिलेगा, अपना एक फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम दी अदर कंट्रीज़, जिससे हमारी कंट्री की इकोनॉमी क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। और ये डेवलपमेंट का सबसे इनिशियल पॉइंट है। देन इसके बाद आपका लास्ट पॉइंट आता है, मोर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, मोर प्रॉस्पेरिटी इन द कंट्री। एट लास्ट हम ये कह सकते हैं कि जितनी हमारी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट होगी वो बेसिकली किस पे डिपेंडेंट है कि हमारी कंट्रीज़ के अंदर कितनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज प्रेजेंट है। सो इट इज़ लाइक प्रोपोर्शनल इशू कि अगर हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी तो हमारी कंट्री के अंदर प्रॉस्पेरिटी उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। तो आपके एग्जाम में ये फर्स्ट आपका जो ए पॉइंट था कि व्हाट आर द वेरियस
What are the various reasons we can say that manufacturing industry is very important and it is a backbone. It is a backbone of our country because it helps in modernizing agriculture. Then it also helps in increasing trade and commerce. It helps in reducing the dependence of primary sector people on secondary and tertiary sector. It helps in bringing us with a much needed foreign exchange. So these are the all reasons which are responsible for the importance of manufacturing industry and why it is acting as a backbone of Indian economy. अब इसी के बाद आपका बी टॉपिक आएगा इसके अंदर, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री गो हैंड इन हैंड। सबसे पहले हमने भी एक पॉइंट पढ़ा था, है ना, कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री व्हाई इट इज़ रिगार्डेड एज द इकोनॉमिक बैकग्राउंड या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अवर कंट्री, उसमें आपको सारे 6 पॉइंट आएंगे। अब आपका सेकंड टॉपिक है इसके अंदर, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री गो हैंड इन हैंड। बहुत सिंपल सा इसका रीज़न आएगा कि क्या है इस टॉपिक का मतलब कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री दोनों साथ में ही क्यों आपस में इंटरलिंक्ड है, इंटर रिलेटेड है। हमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर को, ऑल दिस थिंग्स, है ना, आपके जितने भी टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरीज हैं, ये सब आपको कहाँ से मिलेंगे, आपकी सेकेंडरी सेक्टर से, जिससे आपका एग्रीकल्चर का आउटपुट क्या हो रहा है, आउटपुट आपका इससे इंक्रीज हो रहा है ना, बिकॉज वी आर गेटिंग द इंस्ट्रूमेंट्स और वी आर गेटिंग द टूल्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इन रिटर्न वट एग्रीकल्चर इज प्रोवाइडिंग दैम, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को क्या, एग्रीकल्चर क्या प्रोवाइड कर रही है, कॉटन रॉ मटेरियल, है ना, जिससे आपका क्या बनेगा, कपड़ा बनेगा। देन उसके बाद वुलन, हम वूल भी आपका एक तरह से हम कह सकते हैं प्राइमरी सेक्टर के अंदर आएगा, नेचुरल रिसोर्स है, यस, जूट, रबर, देन सिल्क टेक्सटाइल, शुगर, टी, कॉफी, एडिबल ऑयल, दीज ऑल इनफैक्ट मैनी मोर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर जो प्रोवाइड करते हैं सेकेंडरी सेक्टर को, ताकि वो क्या हो सके, मैन्युफैक्चर्ड हो सके इनटू फाइनलाइज्ड गुड में। सो अगर आपका ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन के अंदर कि हाउ कैन यू से दैट एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री गो हैंड इन हैंड, तो आप इसमें दोनों के इंडिविजुअल एग्जांपल लिख सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर को बहुत सारे टूल्स, मशीनरीज प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से उनका आउटपुट क्या होता है, इंक्रीज होता है। और उसी तरफ हम दूसरी तरफ देखें, आपकी जो एग्रीकल्चर है बेसिकली जो आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं वो क्या प्रोवाइड करेंगी, वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रीज को, जैसे कि कॉटन, वुलन, जूट, रबर एक्सेट्रा। कंपटीशन विद द इंटरनेशनल मार्केट, ये आपका सी इसमें हेडिंग आती है। देखो इसमें हमने अब तक 3 हेडिंग्स पढ़ी हैं। सबसे पहले आपका क्या था, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सी आपका था कि सॉरी बी पॉइंट आपका इसमें ये था, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, या फिर आप कह सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड आपके जो ये एग्रीकल्चर हैं दे यूज टू गो हैंड इन हैंड। अब इसके बाद आपका थर्ड टॉपिक इसमें आएगा कि आपका कॉम्पिटिशन विद द इंटरनेशनल मार्केट। देखो अगर हमारे कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंक्रीज होता है ना, तो इससे क्या होगा कि आपके कंट्री से मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, फाइनलाइज्ड प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में हम उसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। देन अगर हम उसको एक्सपोर्ट करते तो हमारी कंट्री को क्या मिलेगा, इससे मनी मिलेगा, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमारी कंट्री से जो भी फाइनलाइज्ड गुड प्रोड्यूस होता है, जो भी मैन्युफैक्चर्ड गुड प्रोड्यूस होता है, वो उसकी जो क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, पार बेस्ट होनी चाहिए किसी दूसरी कंट्री की क्वालिटी से। अगर हमारी कंट्री अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगी तभी जाके दूसरी इंटरनेशनल मार्केट में हमारी कंट्री की प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट थर्ड टॉपिक, कॉम्पिटिशन विद इंटरनेशनल मार्केट। हम तभी कम्पीट कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में जब हमारी कंट्री के जो फाइनलाइज्ड प्रोडक्ट हैं वो उनकी क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हों। तो यहाँ पर आपका एक टॉपिक ख़त्म होता है ना, जिसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, जैसे हमने पढ़ा कि वाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम इसमें देखेंगे कि इसका आपका इकोनॉमिक सिनेरियो क्या है ना, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू द नेशनल इकोनॉमी। फर्स्ट टॉपिक अभी हमने खत्म किया था, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सेकंड आपका क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। नाउ अगर हम देखें द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन द जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बेसिकली प्राइमरी सेक्टर का जितना भी इनकम है प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्शियरी सेक्टर इज इक्वल टू जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हमारी कंट्री में क्या होता है कि हमें ये चीज़ देखनी है, इसके अंदर डेवलपमेंट कितना हो रहा है ना, कितना उनका शेयर है। प्राइमरी सेक्टर में हम देखते हैं कि पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है लेकिन इतना उसका आउटपुट नहीं मिल रहा है। अब देखो सेकेंडरी सेक्टर में कितना है, हमारी कंट्री के अंदर ओवर द लास्ट
2 डिकेड्स, अगर हम लास्ट 2 डिकेड्स में देखें तो आपके जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो आपका आउटपुट है वो कितना है, वो आपका स्टैग्नेटेड है अबाउट 17% है ना, वो आपका कितने में है 17%। अब यहाँ पर तो टोटल लिखा है 27%, तो फिर 17% कैसे, देखो सेकेंडरी सेक्टर में आपका टोटल आउटपुट कितना है जीडीपी का 27% है ना। जीडीपी हमारी कंट्री के अंदर जो सेकेंडरी सेक्टर की है वो कितनी है 27%, ठीक है। इसमें लिखा गया है कि स्टैग्नेटेड है कितना 17% पे स्टैग्नेटेड, मतलब कि वहीं पर उतना ग्रोथ ही रुका हुआ है। तो बाकी रिमेनिंग 10% क्या है, 10% बेसिकली बच्चों आपकी वो एक्टिविटीज है जिसकी वजह से आपकी कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हो रही है, जैसे कि माइनिंग, क्वारिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस। ये आपको लिखना पड़ेगा कि जो रिमेनिंग 10% है ना, इसमें आएगा, किसमें आएगा, माइनिंग, क्वारिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। 17% ही हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बाकी 10% सिर्फ और सिर्फ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ही कम है। अगर हम दूसरे अपनी एशियन कंट्रीज़ के कंपैरिजन में देखें, हमारी कंट्री का जो स्ट्रेटा है ना 27%, वो तो बहुत ज़्यादा कम है, और उसमें से भी सिर्फ 17% वी आर प्रोड्यूसिंग एंड इट इज़ वेरी वेरी लो। द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या फिर सेक्टर हैज़ बिन 7% इन द लास्ट डिकेड। 1 डिकेड में कितने साल होते हैं, 10 ईयर्स, ठीक है। अब देखो ऐसा कहा गया है कि आपकी जो ग्रोथ है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की लास्ट डिकेड में है सिर्फ और सिर्फ 7%, लेकिन ये थोड़ी सी इंप्रूव हुई है सिंस 2003। ये डाटा आपको यही लर्न करना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सिंस 2003 द ग्रोथ रेट हैज़ बिन इंक्रीज बाय 9 to 10%। ओके, इट इज़ ओके, लेकिन इतना डिज़ायरेबल नहीं है। डिज़ायरेबल कितना है, डिज़ायरेबल है आपका 12%। अगर आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से 12% इंक्रीमेंट होगी पर एनम, तभी हम कह सकते हैं कि हमें बेनिफिट मिल रहा है। शॉर्ट में समझाओ, स्टार्टिंग से हमारी कंट्री में जो स्टैग्नेटेड है कितना है, सिर्फ और सिर्फ 17% मैन्युफैक्चर आउटपुट मिल रहा है। उसमें से 10% आपका किसका आएगा, माइनिंग, क्वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। कितना हम हर साल कितना गेन कर रहे हैं, वी आर गेनिंग ओनली 7%। और 2003 में ये देखा गया है वो थोड़ा सा राइज हुआ है, आपका जो आउटपुट है थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, कितना 9 to 10%। लेकिन डिज़ायरेबल कितना है, ओनली डिज़ायरेबल इज 12%, विच वी आर नॉट गेनिंग। हम इतना भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। अभी कोविड टाइम पे तो और ज़्यादा हमारा जो इनकम है रिड्यूस हो गया था। नाउ द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी गवर्नमेंट के थ्रू। क्या था ऑर्गेनाइजेशन का नाम, द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल NMCC हैज़ बिन ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, ताकि हमारी गवर्नमेंट रिव्यू कर सके कि हमारी कंट्री के अंदर कितना % में आपके जो रिसोर्सेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, है ना। तो इनका मेन एम क्या था, इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी थ्रू प्रॉपर पॉलिसी इंटरवेंशन। हम क्या कर सकते हैं, अभी आपके प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी ने भी कहा है ना, मेक इन इंडिया करो। बहुत ज़्यादा हमारी कंट्री में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करें, पॉलिसीज इंप्लीमेंट करें सबके ऊपर, एंटरप्रेन्योरशिप बनो, आप अपने खुद रिसोर्सेज यूज़ करके उसको सेकेंडरी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करो। देन रिन्यूड एफर्ट्स बाय द इंडस्ट्री भी क्या कर सकते हैं, अपने एफर्ट्स डाल सकते हैं, रिन्यू पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें उनका जो हम कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन है इंक्रीज होगा। और इसके लिए आपके कौन रिस्पॉन्सिबल, NMCC नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। तो यहाँ पर हमने अपना 2 टॉपिक कंप्लीट किए हैं। कौन कौन से थे, सबसे पहला इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जिसमें आपको A, B एंड C तीनों ही टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। देन आपका सेकंड कौन सा था, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल इकोनॉमी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, डिवीजन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। थैंक यू स्टूडेंट्स।